नहीं है इसी तरह। और कल के लिए हम लोग कह देंगे कि जो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने आना ट्यूसडे वाले दिन, वो लिकोसाइड्स आपने सारे पढ़ के आने। पीपीटीज भी जा चुकी हैं और उसी में से लिकोसाइड्स आपने पढ़ने। और हम कोशिश करेंगे कि लिकोसाइड्स जनरली हम खत्म कर दें मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, कोई ऐसे भी मेरे बच्चे हैं जो कि नहीं वक्त मिला या नहीं समय लगी और वो ना पढ़ सके हों, फिर हम उनको भी अंदाजा कर लेना कि कैसे हमने करना है। कोई बेटे? इफ्रा, आपने पढ़ा है इफ्रा? चलें ये तो हाँ। और बेटे जाहिद, आपने पढ़ा है? सर मैं कल क्लास में नहीं था। चलें कोई नहीं, वो आपने को वो पीपीटी और वो तो मिल गई हुई है ना, वो 11th चैप्टर। यस सर, वो आपने शेयर कर दी चलो थी। चलो। आयशा, आपने पढ़ा? आयशा, आयशा अरशद? नो सर, मैंने नहीं रीड अच्छा, किया था। चले कोई नहीं। चलें। और सोहा, आपने पढ़ा बेटे? सोहा? यस सर। चलें तो स्टार्ट करें या अभी एक आधा मिनट और देख लें? सर अभी बच्चे आ रहे हैं, 2 मिनट। अच्छा, चलें मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। चले, कल का हम जो पढ़ा था हम कोई कर लें रिव्यू। अगर कल हमने क्या पढ़ा था? इकरा, आप बताओ इकरा। सर कल हमने इथ्रोपोइटन पढ़ा था। अच्छा अच्छा। तो फर्ज कीजिए मैंने कहा कि जी एक पेशेंट आया है, वो एथलीट है, और आपको शक है कि उसने कोई गलत काम किया है और इस वजह से वो दौड़ जीत गया आपकी 10 किलोमीटर की जो रेस है। तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे जज करेंगे उसको? सर उसका ब्लड डोपिंग और इसमें हम इरिथ्रोपोइटिन टेस्ट करेंगे, जिसमें आरबीसी लेवल देखेंगे। अगर तो वो नॉर्मल से ज्यादा हुई तो मतलब इसने कोई गलत काम किया, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाया है। ठीक हो गया। और कितना, मतलब मैंने देखा कि 5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर अपर लिमिट है, तो हो सकता है 7 मिलियन हो चुके हों उसके, 8 मिलियन, 6 मिलियन, तो हमें शक पड़ जाएगा कि उसने कोई काम किया है। तो फिर अगर ये एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाया तो क्या करेंगे? एरिथ्रोपोइटिन का ब्लड लेवल चेक कर लेंगे, वो भी हम देख सकते हैं। तो ब्लड में एक एरिथ्रोसाइट नंबर चेक कर लेंगे और दूसरा एच पैक्ड सेल वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है ना, हेमाटोक्रिट की वैल्यू जो कि नॉर्मली जो है वो 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 से, और तो ये बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, हो सकता है कि 47-50 के लगभग चली जाए। ऐसे ही है ना इकरा? यस सर, ऐसे ही है। चलें। अच्छा चलें, अब इकरा के बाद इफ्रा मुझे बताए और क्या उसने काम कर सकता होगा। सर एथलीट क्या काम कर सकते हैं, या ब्लड टेस्ट मसलन कौन एक सा तो होता हमें है? पता चल गया उसने इंजेक्शन लिया, इसके अलावा भी कोई गलत हरकत की हो, कर सकता है वो? सर मेजर फोकस तो यही था कि वो ये इरिथ्रोसाइट इंजेक्शन इंजेक्ट करवा लेते हैं। हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी का ब्लड इंजेक्ट करवा ले? उससे भी तो आरबीसी बढ़ जाएंगे ना अंदर। यस सर, वो अपना ही खून थोड़े दिन पहले निकलवा ले, उससे खून की कमी हो जाएगी और वो हाँ फिर इसका
इरिथ्रोपोइटिन लेवल ज्यादा होगा और फिर जब नॉर्मल हो जाएगा फिर उसके बाद हाँ वो जब 2 दिन बाद रह जाएंगे तो वो फिर अपना खून दोबारा लगा लेगा इससे, और इससे भी इसका एरिथ्रोपोइटिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, इससे ये मेरा बेटा इकरा एरिथ्रोपोइटिन का लेवल तो इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि आरबीसी बढ़ गए हैं ना हमारी बॉडी में। यस सर। रादर यस सर। एरिथ्रोपोइटिन का लेवल डाउन हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, जो नॉर्मल भी यस निकलता है ना वो भी नहीं निकलेगा, लेकिन आरबीसी बढ़ चुके होंगे। सर क्योंकि यस उसने अपना पहले ब्लड निकलवा लिया होगा तो फिर जो उनका हफ्ता रहते हो उसमें वही रेड ब्लड सेल्स दोबारा बनेंगे, कंप्लीट होंगे, तो हाँ एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज नहीं होगा। वो जब एक दिन पहले लगवाता होता है नॉर्मली। ये जो मैंने किताब आपको भेजी थी शायद इसमें वो हो, ये डोपिंग का पूरा उसमें चैप्टर एक बॉक्स बना होगा, उसमें बताया होगा डोपिंग क्या है और डेंजरस है या नहीं डेंजरस। सर डेंजरस है। अच्छा सोहा, आप मुझे बताओ कि ये डेंजरस क्यों है। सोहा शायद है नहीं है। फायजा आप बताएंगे, फायजा आमिर। Yes, sir. Excessive everything is bad. So, if there are more adverse cells, it may be harmful for our body. हाँ, हाउ इट मे बी हार्मफुल फॉर द बॉडी। पूछ लें किसी से, अगर आपको थोड़ा सा नहीं है तो किताब खोल लें या किसी से पूछ लें, सारे बैठे हुए हैं। कोई फायजा की हेल्प करना चाहेगा आप में से। सर पॉलीसाइथीमिया हो जाता है आई थिंक। हाँ जी, इफ्रा कह रही पॉलीसाइथीमिया। फायजा हेलो। सर पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। ओके। और चलें, पॉलीसाइथीमिया हो गया तो अलीजा क्या पॉलीसाइथीमिया क्या करेगा बेटे। अलीजा यस सर। हाँ मेरा पुत्र, क्या करेगा वो अगर ज्यादा हो गया पॉलीसाइथीमिया। वो पता है बेटे अलीजा। नहीं सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। कोई नहीं, किसी से पूछ लें इधर, सर बताएंगे ब्लड कोई थिक हो अलीजा को। जाएगा। हाँ फायजा बता रही हैं जी बेटे। यस सर, ब्लड थिक हो जाएगा और बिल्कुल, क्लॉटिंग ब्लड भी जो हो होगा सकती है ठीक हो और जाएगा, हार्ट विस्कोसिटी कमी हो उसकी सकती है। 6 से 7 टाइम्स पानी से ज्यादा हो जाएगी, फिर क्या होगा। सर हार्ट डिजीज हो सकती है। हाँ ठीक है, वो स्लो मूव करेगा जिससे हार्ट को ज्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा, और हो सकता है कि हार्ट की कंडीशन ऐसी ना हो कि वो फोर्सफुली पंप कर सकता हो अगर बंदा ही बूढ़ा हो, यस, और है ना। क्लॉटिंग भी। क्लॉटिंग का बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट रिलीज कि क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो क्लॉटिंग कोगुलेशन इंट्रावास्कुलर बढ़ जाती है और चांसेस हैं कि ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस यस आपको यही ठीक है ना। अच्छा, कोई मुझे बता देंगे व्हाट इज एनीमिया एंड व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया। आज हमें 5वां लर्निंग आउटकम पढ़ना है। सर एनीमिया डिक्रीज रेट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। बस बिल्कुल। किसी और कोई जी इसकी डेफिनेशन बताना चाहें एनीमिया की। decreased rate of erythropoiesis as a loss of red blood cells and hemoglobin. बिल्कुल, डिक्रीज रेट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, एक ही बात होगी है ना इन एनी केस। So ultimately what is the maximum one is that the oxygen carrying capacity is lowered. The main thing is that, and hypoxia is being induced. So anemia is the defined as reduction in either the circulating RBC is not there, whatever the causes may be, and that may cause the less hemoglobin concentration, or it may be due to the faulty hemoglobin. There is something wrong with the hemoglobin, or there is a lower hematocrit value or RBC count,
or and ultimately all these factors can lead to a decreased oxygen carrying capacity by the blood. So that cause the hypoxia in the tissue. So anemia may be generally categorized, as you said, it may be of two types. Either there is a problem in the red blood cell production, whatsoever the causes is there, or if the RBCs are being produced at a normal rate, something is wrong while during the circulation. Either the destruction is much more there, or it may be possible that the RBC which are being produced is not of the healthy nature, but there is something wrong in the production of the RBC. So we will combine these two causes in one, and we will categorize generally how many types of the anemia may be pertinent or may be present in a one patient. जी, ये नजर आई है आपको बेटे डायग्राम? नो सर। डायग्राम नहीं नजर आ रही है आपको? No, sir. अच्छा, एक सेकंड अब आगे होगी, आगे जी। जी सर। आगे सर। अच्छा, हमने वही बेटे अभी पढ़ा कि देयर में बी टू कासेस जनरली एनीमिया, दो एरो लगे हैं, इधर इट इज मे बी अ लेस प्रोडक्शन और फॉल्टी प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, और देयर इज अ इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। और आपको पता है डिस्ट्रक्शन कहाँ होती है आरबीसी की? लिवर। हाँ शाबाश, लिवर में, और स्प्लीन। स्प्लीन में सर, स्प्लीन। स्प्लीन में और आरबीसी में और उसमें, लेकिन ज्यादा स्प्लीन में मेरा बेटा होती है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इन तमाम को जब कंबाइन किया तो हमें राइट साइड की अगर डायग्राम देखें तो ये देखें, जो लेफ्ट साइड में ये नॉर्मल हेमाटोक्रिट वैल्यू 40 to 45%, और अगर आरबीसी नंबर कम हो जाए तो आप देख रहे हैं कि हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो 30 या जैसे भी अब बिलो हो गया, लेकिन जो प्लाज्मा लेवल है वो ज्यादा हो गया। और हमने देखा कि देयर आर 6 वेरियस टाइप्स ऑफ द एनीमिया आर मे बी देयर। तो आप मुझे ऐसा करते हैं कि अबीरा मुझे बताएंगी कि जरा पढ़ दे जरा अबीरा मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। अबीरा जरा पढ़ेंगे ये 6 कॉजेज कौन कौन से? जी जी। हाँ, anemia, there are 6 anemia: nutritional anemia, pernicious anemia, aplastic anemia, renal anemia, hemorrhagic anemia, hemolytic anemia। शाबाश। ये 6 तरह के हम अनीमिया, जैसे कि काफी चीजें इनके नाम से जाहिर है वो हमें पता लग जाती होती है। तो खतीजा मुझे बताओगे बेटे कि सबसे पहला है न्यूट्रिशनल एनीमिया, इसके बारे में आपको क्या चीजें पता है? सर ये डाइटरी डेफिशिएंसी से होगा ये वाला अनीमिया। अच्छा, आपने चूंकि के पढ़ के आए हैं ना, तो आप ऐसा करें, खतीजा पढ़ा कोई थोड़ा सा घर में? जी सर। चलें आप थोड़ा सा बता दें हमें क्या होता है। सर ये डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिशन एनीमिया होता है, और जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज होती है ना वो हमारी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट होती है जो हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो हमें न्यूट्रिशन एनीमिया हो जाएगा। शाबाश शाबाश बेटे। कोई और ऐड करना चाहेंगे खतीजा के इंफॉर्मेशन में? सर ये मोस्टली आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। शाबाश। जो भी हम चीजें खाते हैं, मिसाल के तौर पर देखें ना, प्रोटीन है इसमें हीमोग्लोबिन में, तो प्रोटीन अगर कम बॉडी में तो ये भी नहीं होगा। फिर फॉलिक एसिड बड़ा जरूरी है। आपको अंदाजा होगा कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हम फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां जो होती हैं वो मदर को दिया करते होते हैं, ताकि उसमें अगर डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो वो पूरा हो जाए। तो और भी बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनीमिया हो गया। लेकिन फर्ज कीजिए आपकी डाइट में ये सारे फैक्टर्स हैं, फिर भी आरबीसी की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, फिर क्या वजह हो सकती है? सर आयरन कंटेनिंग फूड्स नहीं लिए जा रहे, आयरन कंटेनिंग मेडिसिन नहीं ली गई। हो सकता है, चले हमने आयरन मेडिसिन खतीजा दे दी, फिर भी आरबीसी की प्रोडक्शन ना हो सकी।
सर फिर रेनल एनीमिया होगी। नहीं है, न्यूट्रिशनल एनीमिया। मिशाल न्यूट्रिशनल एनीमिया है। मिशाल बताएंगे जरा बेटे। विशाल आप बताएंगे। सर विटामिन B12 की कमी हो सकती है वो न्यूट्रिशनल एनीमिया में। बिल्कुल, चले मैंने सारा दे ब्लड दिया। सेल्स हाँ, विटामिन B12 भी दे दिए, आयरन भी दे दिया, फॉलिक एसिड भी दे दिए, प्रोटीन भी मैंने खुराक अच्छी दे दी, फिर भी न्यूट्रिशनल एनीमिया हो गया। क्या काजेज हो सकते हैं? सर मैंने ना सर लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो सकता है। जी, और कोई कौन कहना चाह रहे थे? सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा चाय पिए ना इससे भी एनीमिया हो सकती है, और या फिर ना व्हीट बेस्ड फूड खाएं बहुत ज्यादा जिसमें गंदम की मकदार ज्यादा। मैंने पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था कि इससे भी न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकती है। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन चीजें हैं, हमने क्या करना है। ये हरम ने बेटे ने सही बताया। हरम है ना आपका नाम बेटे? जी सर हरम। दोबारा बताएं। आपने बिल्कुल सही बताया। सुने जी, हरम ने बिल्कुल सही बताया। क्या बताया, दोबारा बता दें। लैक ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो सकता है। हाँ, यानी आप खाने के लिए सारा कुछ सही दे रहे हैं, आगे चीजें ही एब्जॉर्ब नहीं हो रही, फिर उसका क्या फायदा हुआ? वो सारा डायरिया लगा है या कोई कौन लगा है? जी मिशाल। क्योंकि सर बॉडी में वो प्रोटीन्स नहीं होंगे जो कि इनको एब्जॉर्ब करवा रहे होंगे। हाँ जी, कोई ऐसी आप इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गई है, या आयरन ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में से, ठीक है ना, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती होती है। ठीक हो गया जी। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल एनीमिया। सेकंड एनीमिया इज कॉल्ड एज, ये पढ़े जरा। पर्नीशियस अनीमिया। शाबाश, पर्नीशियस एनीमिया। जी, मुझे कौन बताएगा पर्नीशियस एनीमिया के बारे में? जिन्होंने पढ़ा है, जो पढ़ा है वो मुझे बता दें, फिर हम डिस्कशन करते हैं। अहमद आपने पढ़ा बेटे? एक सेकंड मेरा बेटा, अहमद आपने पढ़ा है? नहीं सर, वो कल मैं कहीं गया हुआ था सर, वो लाइट नहीं थी, वो किसी और जगह जाकर क्लास अटेंड करनी अच्छा पड़ी। चले, यानी अच्छा चले। जैनब ने पढ़ा है? जैनब ने बेटे? जैनब ने पढ़ा बेटे? जैनब वसीम? जी सर। हाँ मेरा बेटा, कुछ बताएंगे अगर पढ़ा है तो? सर क्वेश्चन रिपीट करें। आप बताएंगे बेटे? क्या किस बेटे बारे में सर? पर्नीशियस एनीमिया के बारे में। नहीं अच्छा जी, मिशेल क्या कह रहे थे? जैनब तो कह रहे हैं कि मैं शायद पढ़ नहीं सकी। मिशेल आप क्या कह रहे हैं? सर जो विटामिन बी होता है, हमें विटामिन B12 जो है वो चाहिए होता है ब्लड बनाने के लिए। तो बिल्कुल इस चाहिए। तरह के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको अक्सर विटामिन B12 एनीमिया भी कहते हैं। और एक इस तरह का स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो कि विटामिन B12 को बाइंड करता है, तो ताकि वो इंटेस्टाइन में ब्लड ड्रॉप कर सके। तो उसकी कमी की वजह से फिर ये वाला एनीमिया हो जाता है। बिल्कुल सही। कोई और ऐड करना चाहे बेटे इसमें से, कोई बातें ऐड करना चाहे तो? विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, उसकी इनएबिलिटी जब होती है तब पर्नीशियस अनीमिया होता है। और वो इसलिए कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो बॉडी में होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है इंटेस्टाइन से उसे विटामिन B12 को। हेलो
जी सर। जी सर। हाँ जी, कोई और बताएंगे इसमें से? सर B12 हमारी बॉडी में नहीं बनता, इसको इसकी वजह से हमें इसे डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो लेकिन प्रेनिशियस एनीमिया तब होता है जब हमारा इसको अब्जॉर्ब कराने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमें ये एनीमिया हो जाता है। हाँ जी। जी बेटे, उम्मे अमीन बताएंगी क्या कहा उन्होंने? सर स्टमक की लाइनिंग वीक हो तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है। उसका मतलब नहीं मैं समझ सका, स्टोमक की लाइनिंग। सर इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो स्टमक की लाइनिंग से जो होता है ना शाबाश। सिक्रीट होता है इसलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई ऐड करना चाहे इसमें? सर मीट, एग, फिश जैसे फूड से हम लोग ये ले सकते हैं विटामिन B12। मीट वगैरह से है ना? हेलो। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझसे कुछ पूछा है? हाँ बेटे, आप कुछ बताएंगे इसमें परनीशियस एनीमिया के बारे में? सर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा पूछ लें। कोई नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि कोई परनीशियस एनीमिया के बारे में आपने पढ़ा है तो कुछ बताएंगे हमें, कोई अगर आपने पढ़ा है तो। सर परनीशियस अनीमिया लैक ऑफ विटामिन B12 की वजह से होता है और इसमें थायमिडीन नहीं बनता। अच्छा ठीक है। कोई इंट्रिंसिक फैक्टर का भी रोल है बेटे? हाँ जी सर है। कोई बताएंगे अगर आता है तो देख पूछ लें। सर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना वो विटामिन B12 को बाइंड करता है ताकि वो जो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स जितने भी है वो एब्जॉर्ब कर सके। शाबाश शाबाश। तो हम इसको माइंड अप अगर करें तो हम ये कहते हैं, अगर आपको नजर आ रहा है, तो जब हम खुराक खाते हैं तो प्राइटल सेल्स जो होते हैं ना, जो स्टोमिक में होते हैं, वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसका नाम है IF, इंट्रिंसिक फैक्टर। वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, वो विटामिन B12 के साथ बॉन्ड बना के उसको एड्सॉर्ब करता है। फिर जब वो एड्सॉर्ब करता है तो फिर वो नीचे की तरफ चला जाता है। ये देखे ना, यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर निकला प्राइटल सेल से, ठीक है, जी सर। कोबालामिन के साथ मिला विटामिन B12 से, और इसका जो कंजुगेट है वो मूव करता 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 टर्मिनल इलियम पे चला गया। टर्मिनल इलियम पे क्या हुआ कि इंट्रिंसिक फैक्टर और कोबालामिन विटामिन B12 उस इकट्ठे होके वो सीधा एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गए। जब वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गए तो क्या हुआ कि एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाके उन्होंने बोन मैरो वगैरह जो भी काम करना था किया। लेकिन बाज का क्या होता है, अगर प्राइटल सेल डैमेज हो जाए या स्टोमिक कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज नहीं होता। अच्छा, जी जब वो सर। रिलीज नहीं होगा, चाहे आप कोबालामिन जो है वो आप रखें, चाहे कोबालामिन, वो कोबालामिन जो होगा टर्मिनल आइलियम से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और वो सीधा जो है विटामिन B12 वो फीकल मटेरियल में पास आउट कर देगा। हम कहते हैं कि जनाब हम तो विटामिन B12 दिए जा रहे हैं, लेकिन आगे क्यों आए, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है हमारे पास। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे ऐसे पेशेंट का जिनमें इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है? जी, एनीबॉडी? जी, एनीबॉडी?
कोई नहीं बताएगा। हाँ जी मिशाल आप बताएंगे। तो ये B12 के इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे या B12 शाबाश। हम ऑरली तो विटामिन B12 दे ही नहीं सकेंगे क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं निकल रहा, तो फिर हम इंजेक्शन लगाएंगे उसके विटामिन B12 ताकि वो काम कर सके। बिल्कुल सही है बेटे, बिल्कुल सही है। अच्छा जी नेक्स्ट है ए प्लास्टिक एनीमिया। जी इसके बारे में कौन, ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में किसी ने पढ़ा हो? Less production of RBCs by bone marrow. बोन मैरो के बोन मैरो, बिल्कुल सही कहा कि बोन मैरो से आरबीसी की प्रोडक्शन फॉल्टी होगी। अब ये बोन मैरो से फॉल्टी कम भी हो सकती है और बोन मैरो अगर पूरी डैमेज हो जाए तो बहुत ज्यादा कम भी। ए प्लास्टिक ट्रू ए प्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, तो हाइपोनीमिया भी ए प्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। अच्छा क्या वजूहत हो सकती हैं ए प्लास्टिक एनीमिया? सर टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, एक्सपोजर रेस हो सकती हैं, ये देखिए ना। हाँ किसी तरीके से आप मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक सेल डैमेज कर दें या कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स डैमेज हो जाए। अब ये डैमेज करने की काफी तरीके हैं, एटम बम, रेडिएशन, कैंसर ट्रीटमेंट और समटाइम्स some of the chemicals or drugs that can destroy temporarily sometimes or sometimes the permanently these multipotential hematopoietic cells। उसकी वजह से जरूरी नहीं कि एनीमिया भी हो जाए, उसकी वजह से वो ये भी होगा, हो सकता है कि ये सारे सेल कम आ जाएं, WBC भी कम होना शुरू हो जाए, प्लेटलेट्स भी कम होना शुरू हो जाए, तो इसकी वजह से। हाँ तो क्या ट्रीटमेंट हो सकती है ऐसे पेशेंट की? सर फिर ब्लड चेंज किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है। बिल्कुल बोन मैरो या स्टेम सेल थेरेपी कह देंगे या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दे सकते हैं इन्हें? नो सर वो काम ही नहीं करेंगे बोन मैरो के ना हो तो। क्यों? सर बोन मैरो काम नहीं करेगा। हाँ शाबाश, बोन मैरो ही काम नहीं कर रही तो वो बेचारे जाके किस सेल पे जाके एक्ट करेंगे कि जनाब आप जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन एंड वो करें, ग्रोथ करें, तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। राइट बेटे, तो ये प्लास्टिक एनीमिया भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इज दी रीनल एनीमिया। जी रीनल एनीमिया के बारे में कोई पता हो? Due to kidney failure, the RBCs are not produced as it is major stimulus for RBCs production. बिल्कुल शाबाश। क्यों मेजर स्टिमुलस है बेटे भला आरबीसी के लिए? एरिथ्रोपोइटिन के ये एरिथ्रोपोइटिन इस समय निकलता है, तो क्या आरबीसी टोटल 0 हो जाएंगे या कुछ रहेंगे? सर कुछ रहेंगे, लीवर भी तो प्रोड्यूस करेगा ना। हाँ यही मैं सवाल का जवाब, 10 to 20% प्रोड्यूस कर रहा है ना 10%, तो वो जो 10% एरिथ्रोपोइटिन हो रही है तो वो कम से कम कोशिश करेगी कि इसकी आरबीसी 10 नहीं हो जाएगी, 20% कंपनसेशन में चली जाएगी, कोशिश करेगी कि वो। तो क्या इलाज है ऐसे पेशेंट का? जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देंगे जनाब, इसका इलाज है किडनी सर वो। जी सर क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं तो फिर उसका सेंटर का हम चेंज कर दें तो फिर उसका ब्लड सेल्स का जो है प्रोडक्शन चेंज हो सकती है, कभी कभी हेरिडिटी भी हो सकता है, तो फिर इसलिए हम लोग फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करेंगे। जी दोबारा बताएं मिशन, मुझे आपस में डिस्कस करें है ना, मुझे बोन मैरो वाला थोड़ा सा ना मुझे जस्टिफिकेशन जरा आप बता दें दोबारा से। सर हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसलिए करेंगे कि बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि ये वाली डिजीज हेरिडिटी होती है, तो फिर उसके लिए हम लोग उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट चेंज करेंगे, ब्लड सेल्स दोबारा। एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का फायदा है। हाँ जी इकरा का जवाब दें जी बेटे, उन्होंने तो ये कह दिया। मेरा ख्याल से अभी हम रीनल एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इसमें हम एरिथ्रोपोइटिन ही उसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे, बोन ट्रांसप्लांट तो दूसरी बात है। एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन या किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ किडनी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, या आप किडनी ट्रांसप्लांट कर दें
अगर किडनी फेलुअर है, अगर किडनी फेलुअर नहीं है, सिर्फ किडनी डैमेज हो रही है और पूरा रिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं हो रहा, तो फिर आप रिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दें 2 महीने या 3 महीने बाद, जितना भी उसकी डोजेज हैं, उस डोजेज के बाद आजकल अवेलेबल है वो लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटे इकरा? यस सर। चलें, नेक्स्ट कौन सा है अनीमिया? हेमरेजिक अनीमिया। जी बेटे, हेमरेज से क्या मुराद? ब्लीडिंग, लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड। अच्छा, कैसे कैसे लॉस ऑफ ब्लड से हो सकता है? सिंपल सी है, ब्लड ही कम हो गया बॉडी में। मिसाल के तौर पर कोई कट लग गया, उससे ब्लीडिंग आ गई, और कोई बताएंगे बेटे? सर नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग, बिल्कुल। एपिस्टेक्सिस इतनी ज्यादा हो रही है कि नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ठीक है। और कोई? सर ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स में भी होता है ना? थैलेसीमिया के पेशेंट में, बिल्कुल। उसमें क्या होता है बेटे? सर लॉस ऑफ ब्लड की वजह से ये हो जाता है ना, हेमरेज अनीमिया। अच्छा, अगर किसी को ब्लीडिंग आ गई, फर्ज कीजिए अल्सर आ गए, गैस्ट्रिक अल्सर आ गए, वहां से ब्लीडिंग होती जा रही है, या वूंड किसी का है, बेचारे की ब्लीडिंग वूंड से ही होती चली जा रही है, तो इसलिए ब्लीडिंग अक्यूट भी हो सकती है और ब्लीडिंग जो है वो क्रॉनिक भी हो सकती है। अक्यूट कोई एक्सीडेंट हो गया, फौरन याद नहीं है, तो वहां से कोई मेजर आर्टरीज या वेन कट गई, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। या हीमोफिलिक पेशेंट में हो सकती है। किसमें? हीमोफिलिक पेशेंट में, एज उनके प्लेटलेट्स नहीं होते तो ब्लीडिंग कंट्रोल करना मुश्किल है। जी हाँ, हीमोफिलिक फिलिया में भी तो हेमरेजिक एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। बिल्कुल सही कहा बेटे आपने। ठीक है जनाब। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड हिमोलिटिक एनीमिया। इसके बारे में कौन बताएगा जी? मीन हेमोलिसिस होनी शुरू हो गई। सर रेड ब्लड सेल की एनीमिया ये एड्स के पेशेंट में भी हो सकता है? किसमें बेटे? एड्स के पेशेंट। पता नहीं, मैंने वैसे पढ़ा नहीं एड्स के पेशेंट में क्या। वो तो टी हेल्पर सेल ही डैमेज होते हैं, मेरा ख्याल वो दूसरे सेल तो नॉर्मल रहते हैं। जी सर, लिम्फोसाइट डैमेज हो जाते हैं उसमें। हाँ जी, हिमोलिटिक एनीमिया के बारे में। सर रेड ब्लड सेल्स रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। शाबाश। इसी तरीके से रेड ब्लड सेल 120 डेज की बजाय पहले से ही रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, किस कंडीशन में हो सकते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। शाबाश, सबसे बड़ी है वही जो हमने एफएससी में पढ़ी है। मलेरिया में भी हो सकते हैं कि आरबीसी में जाके वो रप्चर। सिकल सेल एनीमिया जो उस दिन पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया ड्रग दे दी, बिल्कुल कोई ड्रग दे दी हमने, ड्रग से भी हो जाना होना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हो गया अनीमिया के बारे में। ठीक है बेटे, समझ लगी अब आपको व्हाट इज अनीमिया एंड व्हाट आर द कॉजेज एंड हाउ दे। अच्छा, अगर हिमोलिटिक अनीमिया होगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप? कोई है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर आरबीसी रप्चर हो रहे हैं जिसकी वजह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे या फिर बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन करेंगे। फिर इंजेक्ट कर सकते हैं। सर कल मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने गूगल किया था, तो उधर एक चीज आई थी कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे, और एक है सर्जरी टू रिमूव स्प्लीन। तो सर ये स्प्लीन की रिमूवल का थोड़ा सा बता दें। बेटे अगर देखें ना, डिस्ट्रक्शन हो रही है स्प्लीन में,
तो किसी तरीके से अगर आप स्प्लीन रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब है चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द आरबीसी बढ़ जाएगा। यस सर। तो उससे जब बढ़ जाएगा पीछे से प्रोडक्शन तो उतनी ही आ रही है। यस सर। तो फिर कौन सी कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? पॉलीसाइथीमिया, यानी नंबर ऑफ द आरबीसी बिकम इंक्रीज्ड। यस सर। और सर फिर लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से कैसी होगी? ठीक क्या सर, एक था कि लाइफस्टाइल चेंज करने से। लाइफस्टाइल चेंज करने से? यस सर, उनके ट्रीटमेंट में उन्होंने मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये स्प्लीन रिमूवल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और लाइफस्टाइल चेंज दिया हुआ था। किसमें, किस डिजीज में? प्लाज्मा फ्लैशेस। किसमें? सर ये हीमोलिटिक एनीमिया की ट्रीटमेंट में दिया हुआ था। अब हीमोलिटिक एनीमिया बेटे बड़ी किस्म का है, पता नहीं उन्होंने किस किस्म से दिया होगा। यस सर। हाँ अच्छा, अब आपको हेमोलिटिक एनीमिया का भी पता चल गया? यस सर, लग गया पता। चले, अब एनीमिया के सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा बताएं? आप फर्ज कीजिए एनीमिया हो गया तो क्या होगा? ये आ गया, नजर आ रही है आपको? नेक्स्ट। यस सर, आ रही है। अच्छा देखें, अब अगर एनीमिया हो गया, अभी हम बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ आरबीसी विल बी लेस। जब लेस होंगे तो आपको पता होगा कि विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड कम हो जाएगी। ठीक हो गया बेटे, कम हो जाएगी, समझ लग गई? जी सर। अच्छा, जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि ब्लड ज्यादा से ज्यादा आ रहा है उसके ऊपर, राइट साइड ऑफ द हार्ट से ज्यादा वीनस रिटर्न हुआ, ज्यादा आर्टरियम में ब्लड ज्यादा गया, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा गया। जब वहां से ज्यादा ब्लड गया तो ज्यादा पल्मोनरी आर्टरी में गया ऑक्सीजनेशन करने के लिए, वहां से ज्यादा ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, वहां से पंप किया लेफ्ट वेंट्रिकल ने, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर लोड पड़ गया, वो ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा एओर्टा में भेजने के लिए, तो सारे का सारा लोड किस पे पड़ गया? हार्ट पे। और अगर हार्ट वीक होना शुरू हो गया तो फिर चांसेस हैं कि हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो भी तो कम हो गई है ना, हार्ट को अपनी एनर्जी मिलना बंद होगी, कम होगी, जिसके बाद हार्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एक तो हार्ट को आप ऑक्सीजन कम दे रहे हैं ड्यू टू एनीमिया, दूसरा आप हार्ट से काम ज्यादा कराना शुरू कर दिया। तो समटाइम्स इफ हार्ट इज वीक, स्पेशली वो पेशेंट जो कार्डिक पेशेंट है, वो एनीमिया इज अ वेरी डेंजरस फॉर दोज पीपल, और उससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर ये सीओपी का क्या मतलब है? कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट, ठीक हो गया? जी सर। ये हार्ट का काम करना हो गया। चलें जी, अब चलें जी पॉलीसाइथीमिया लास्ट और फिर खत्म करें। व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया? पढ़ लेंगे बेटे आप, उलट है इसका। जी सर। राइज इन आरबीसी लेवल। ठीक है ना? ये राइज कैसे हो सकता है? या तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी? हो सकता है कि एरिथ्रोपोइटिन, रीनल कोई ट्यूमर सेल आ गए जो एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड बनाई जा रहा है, या कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम आपके मल्टीपोटेंट प्लोरीपोटेंट सेल्स में आ गई जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल्ड बनाई जा रहा है आरबीसी। या बात का तो होता नहीं है कि आप मरी चले गए या ऊपर चले गए, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है आपकी, ब्लड पे चाहे पूरा हो, जब ऊपर जाके ऑक्सीजन कम होगी तो आपको हाइपोक्सिया हो गया,
तो किडनी को तो यही मैसेज मिल रहा है ना बार बार हाइपोक्सिया का, कि भाईजान वो समझ रहा है आरबीसी कम है, उसने फौरन एरिथ्रोपोइटिन बनाना शुरू कर दी, एरिथ्रोपोइटिन ने फौरन आरबीसी बनाना शुरू कर दिए। अब पहले ही आपके 5 मिलियन आरबीसी है, 6 मिलियन आरबीसी हो गए, वो ज्यादा आरबीसी हो गए। वो तो ज्यादा आरबीसी इसलिए हो रहे हैं कि शायद वो समझ रहा है कि आरबीसी कम है, लेकिन उसको क्या पता है कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ही नहीं आ रही। तो इस तरह वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से वो हाई एल्टीट्यूड में पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है और पॉलीसाइथीमिया होता चला जाता है। ठीक हो गया? जी सर। चलें बेटे, थैंक यू इसका। तो फिर मैं आपको एक मूवी दिखाना चाहता हूँ, आप हैं 5 मिनट, आप मूवी देख लें। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। चलें जी। जी सर। ये पहले भी आपने देखी हुई है, तो थोड़ा सा और हम करते हैं। Erythropoiesis. Erythropoiesis is the scientific term for the production of red blood cells. These cells, called erythrocytes, carry oxygen around the body. They develop from cells in the bone marrow called stem cells. Erythrocytes are extremely important to your health. They carry almost all the oxygen your body uses and make up almost half your blood. 8 out of 10 cells in your body are red blood cells. Red blood cells can be collected, stored, and given to people who need them in a life-saving procedure called a blood transfusion. Let's look more closely at the life cycle of an erythrocyte. Bone marrow is the tissue in your bones that is the factory for producing blood cells. First, it creates stem cells. These stem cells can then develop into more specialized cells called common myeloid progenitors, CMP, that have the ability to mature into all of the different blood cell types, including red blood cells called erythrocytes, white blood cells called leukocytes, and finally, platelets. You already know that red blood cells carry oxygen around the body. White blood cells fight infection, and platelets help stop bleeding after an injury. The life cycle of a healthy erythrocyte is about 3 to 4 months. First, a stem cell commits to becoming a red blood cell and turns into a cell called an erythroblast. The erythroblast becomes a more developed blood cell called a reticulocyte and enters the bloodstream. It takes about a week for a healthy reticulocyte to become a mature red blood cell. It then stays in your bloodstream until it naturally wears out and the body recycles it. Your bone marrow factory constantly replaces your supply of erythrocytes and other blood cells. The development of healthy, functioning erythrocytes depends on healthy stem cells in the bone marrow. If the bone marrow is not healthy, it produces defective stem cells. These cells may not be able to develop normally into blood cells. As a result, they may die in the bone marrow by a cellular process called apoptosis, or programmed cell death. Apoptosis is one of the body's ways of removing damaged or defective cells. There are many ways erythropoiesis can go wrong. When this occurs, the body does not have enough healthy red blood cells to carry oxygen around the body. This causes a condition called anemia. Your doctor might say you have a low red cell count. Symptoms of anemia include fatigue, difficulty getting your breath, and feeling like your heart is skipping beats. You might feel cold or have trouble climbing stairs or doing other activities that take some effort. Your doctor will take a blood sample and do a variety of tests, including one called a complete blood count. They will check for a number of diseases that can cause low blood counts, including liver or kidney problems, a lack of vitamins, heart problems, and some cancers. Men and women have different amounts of red blood cells in their body. Doctors measure the number of red cells indirectly by measuring the hemoglobin, which is the protein that carries oxygen in the body, or the hematocrit, the amount red blood cells take up of the total volume of blood. Typical normal hemoglobin levels in men are 13.5 to 17.5 grams per deciliter. For women, a normal level is 12 to 15.5 grams per deciliter.
In men, normal hematocrit levels range between 41 and 50%, while in women, the normal hematocrit range is 36 to 48%. You may need medication if your erythrocyte or red blood cell count is low. This can be a shot or injection of medication to help your body make more healthy red blood cells. If the count drops too low, you might need a blood transfusion. This means getting fresh red cells through an IV. Finally, you may benefit from a stem cell transplant. This procedure is a way to replace damaged or diseased stem cells. The replacement of defective stem cells with healthy ones will restart the bone marrow and production of adequate numbers of functioning blood cells, including red blood cells. जी बेटे, आपने देख लिया? जी सर। हेलो, चलें फिर बेटे, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम भी हो गया तो फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होती। ठीक है जी। हेलो। ओके सर। जी सर। ओके सर। ओके बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज।